हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले ध्यान से समझो। अब नौटंकी वाला काम ना, इस बात को पहले समझो। हम प्रूफ करेंगे आज अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या प्रूफ करना है हम लोग को? F = R/2। अब एग्जाम में कितना नंबर में पूछा जाएगा? 2 नंबर में, 5 नंबर में अब नहीं पूछा जाता है। समझ में आ गया? 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है उसके बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो चुकी है, तो कितना आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा और हमेशा नहीं भुलाओगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमेशा भुलाओगे नहीं। इसका कंसेप्ट क्या है कि आसानी से मतलब हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ ना तो इसका पीछे का जितना रूल रेगुलेशन है पता होना चाहिए, परिवर्तन का नियम वगैरह छोटा मोटा चीज है। ठीक, और उसके बाद फिगर पे सबको कमांड होना चाहिए। तो हम फिगर बनाकर दिखा रहे हैं सामने, बहुत बड़ा फिगर नहीं है। देखो, अवतल दर्पण में हम लोग को प्रूफ करेंगे F = R/2। R क्या होता है? R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। F क्या होता है? फोकस। ठीक है, और यहाँ पे जो F रहेगा छोटा वाला F, यानी F = R/2। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो या तो लॉन्गेज दे देता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या तो ऐसे, यानी तो दे देगा F = R/2 प्रूफ करो, या तो ऐसे। कोई भी तरीका से देता है ना। लैंग्वेज में देखा तब भी कर लेना है, ऐसे अगर डायरेक्ट ऐसे लिख देना कि अवतल दर्पण में इतना साबित करो तब भी ऐसे कर लेना है। ठीक, अब देखो बनता कितना आसानी से है। देखो दिखा रहे, पहले फिगर ड्रॉ करना सीख लो, आसान काम है। अवतल दर्पण का फिगर सबको आना चाहिए। देखो कितना आसान है। बाहर से कलर कर दिए, यानी बाहर से इसको कलर कर दिए, रंग दिए, ये हो गया परावर्तक सतह। अब लाइट इधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इधर खाली हो गया। परावर्तक सतह मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस इसको बोलते हैं। क्या बुझाया? समझ आ रहा है बात? अरे देखो, कोई भी चीज होगा, अगर कोनो वस्तु को जिधर से रंग दोगे उधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं करेगा, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो वही चीज, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, सबको बात पता है। तो देख लो धंसा हुआ, बाहर से कलई कर दी। ठीक है, अच्छा, ये सबको पता है कि दर्पण का जो बीच का पॉइंट होता है पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। अच्छा, दर्पण के बीचों बीच यानी ध्रुव से ना, दर्पण के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वो प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। छोटा छोटा चीज तो याद रखो, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष भी कहते हैं इसको। ठीक है, यह हो गया ध्रुव, लिखना जरूरी है, एक बार लिख देते हैं सब मिटा देंगे, ध्रुव। ठीक है, उसके बाद कोई भी दर्पण जो होता है वो किसी ना किसी गोला का क्या होता है? भाग होता है। किसी गोला में से काट के निकाला गया होता है। कोई खोखला गोला होता है, ओकरे को काट दिया जाता है तो शेप बनता है। या तो बाहर से रंग दो, नहीं तो अंदर से रंग दो। बाहर से रंगोगे तो परावर्तक सतह धंस जाएगा। अरे कोई भी गोला होगा उसको काट दोगे, काट करेंगे शेप निकालोगे, जैसे गेंद है, गेंद को काट दोगे, शेप निकल गया अलग अलग। अगर ओकरा को अंदर से रंग दोगे तो बाहर वाला उठ जाएगा, बाहर से रंगोगे तो अंदर वाला धंसा हुआ पार्ट्स निकल जाएगा। इसी पर दो तरह का दर्पण बन जाता है, एक उत्तल एक अवतल। ये बाकी पिछले वाले लेक्चर में बता दिए थे इस सब के बारे में। तो कोई भी दर्पण जो होता है किसी न किसी गोला का क्या होता है? भाग होता है। जो गोलीय मिरर होता है ना दर्पण, तो कोई भी गोला का वो बिना केंद्र का होगा नहीं। मानते हैं कि इसका केंद्र यहाँ पे है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये हो गया सी। अच्छा, केंद्र और ध्रुव के बीच में एक पॉइंट होता है, एकदम बीच में होता है, क्या कहलाता है? फोकस। पिछले वाले लेक्चर में सब बताए थे, क्या बताए थे? प्रधान अक्ष के समानांतर यदि किसी रेखा को खींचोगे, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा? फोकस से ऊपर जाएगा। आसान काम है। देखो फिगर खींचना कितना आसान काम है, मैंने लोगों को लगता है कि मतलब भास्ट है मतलब। थोड़ा सा और इसको हल्का बड़ा कर देते हैं ताकि मैंने समझ में आएगा। ठीक है, समझाने के लिए केवल सब कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेंटर ले रहे हैं, यहाँ फोकस ले रहे हैं। ठीक है, देखो कभी भी
प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण भेजा जाएगा, किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट जो होती है उससे अगर कोई भी किरण आएगी, तो जब भी प्रधान अक्ष से यहाँ से टकराएगी दर्पण से, तो कहाँ पे जाकर क्रॉस करेगी? फोकस पे हमेशा। और क्या देखा गया, यही हमको प्रूफ करना है कि जहाँ पे ये फोकस माने कट कर रहा है, इधर वाला मतलब डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा F=R/2। अब बताते हैं, देखो ये सीधा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? चलो त्रिज्या कहते हो इसको, त्रिज्या क्या कहते हो? जस्ट वही बात हुआ, इसको केंद्र कहते हैं। यहाँ पे चिपका हुआ है को ध्रुव कहते हैं। तो CP है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा बाबू? R, यानी वक्रता त्रिज्या। ये बात सबको पता है, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख लो, गोला में भी देख सकते हो, आसान काम है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस त्रिज्या कहीं भी खींचा जा सकता है, त्रिज्या कहीं भी खींचा जा सकता है, हर जगह त्रिज्या इक्वल आएगा, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस और ध्रुव इतना के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से और फोकस को कैपिटल F से सूचित किया जाता है, समझ गया? अब देखिए यहाँ तक बताओ, किसी को डाउट है? लैंग्वेज में किसी को डाउट ना आना चाहिए। यही सब जब लैंग्वेज लिखते हैं लोग तो क्या होता है कि मतलब वो एक पाना हो जाता है, तो बोलते हो कि कितना बड़ा दूरी है, जबकि है कुछ ना। फिगर पे कमांड रखो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस दर्पण का नाम जो है, जो मन करे सो मान लो, XYZ जो मन करे सो मान सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। M मान लेते हैं, माना कि यह एक मतलब कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन अवतल दर्पण है? M माना कि M एक अवतल दर्पण है। जरूरत नहीं कि लैंग्वेज में सारा चीज लिखा जाता है, समझा? ये बात जरूरी नहीं है। यही चीज लिखते हो तो बड़ा हो जाता है, और लड़का ऐसे भी देखकर लगता है कि मतलब बड़ा थी, ये हमसे प्रूफ होगा नहीं होगा। कैलकुलेशन इसमें कुछ हो ही नहीं, केवल लैंग्वेज देखकर घबरा जाते हो। हम तुम्हारे सामने सारा लैंग्वेज को एक एक करके दिखा रहे हैं, जितना तुम्हारे माइंड में याद आएगा फिगर से उतना ही लिखना, उससे जरूरत नहीं ज्यादा। देखो यहाँ पे माना कि M से क्या है? अवतल दर्पण है, याद नहीं आएगा कि ये अवतल दर्पण है, और नाम रख दीजिए M हो गया, ठीक है। अच्छा, जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, याद आएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण खींचा गया, कथी? प्रधान अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण खींचा गया, या प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है। परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के किस बिंदु पर कट रही है? फोकस पे। ये लैंग्वेज में लिखना है। अब लैंग्वेज में लिखना है तो लगेगा कि वाह, अब बोलो ये नहीं कर सकते हो? प्रधान अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण आ रही है, या एक किरण आ रही है जो दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के फोकस पर काटती है। जितना सेंस तुम्हारा काम करे उतना लिखो, ठीक है। पॉइंट दिखा देना फोकस, इसका नाम रखना है तो लिख दो A B। अब कोई दिक्कत है? अब कुछ तो नाम दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक नियम बताओ, तुम लोग पढ़े हो परावर्तन के नियम, सब लोग पढ़े हो। देखो यहां से आपतित किरण टकरा के जाने के बाद परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित। यहाँ पे जो पॉइंट होता है आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट है। इन दोनों के बीच में क्या होता है बाबू? क्या होता है? अभिलंब। क्या होता है वो? अभिलंब, नॉर्मल जिसको बोलते हो, ठीक है। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब, ध्यान से समझो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को क्या कहते हो? आपतन कोण। क्या बोलते हो? समझा रहे बात? देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। क्यों इसको आपतन कोण कहते हैं? तो दिमाग लगाओ ना, हम बार बार बोल रहे हैं पढ़ाई, कभी बोल रहे हैं कि जिंदगी भर नहीं भुलाओगे जब तुम अपना थोड़ा सेंस यूज कर दोगे। एक नाम है आपतित, क्या नाम है? आपतित। तो आपतित के पास कौन बनेगा? आपतन। आई से क्यों डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंस। अब जा गया, आपतन कोण को इंसिडेंस एंगल बोल देते हैं। तो आइए से नो लिखते हो,
आई से लिखते हैं तो आई से डिनोट कर दिए। यहाँ हो गया परावर्तित किरण, क्या हो गया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्टिव एंगल कहते हैं, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। कौन पहाड़ है बोलो? ये सब याद करना कौन सी बड़ी बात है? समझा रहे बात की ना तुम लोग को? देखो हम जो बातें बोल रहे हैं वो बस क्लियर करना है छोटा छोटा पॉइंट में। यही सब चीज देखते हो तो लगता है कि कितना भारी है, कितना ये है। इसी थ्योरी की बात हम नहीं कर रहे, कोनो भी थ्योरी की बात कर रहे हैं। एकदम आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है, केवल छोटा छोटा पॉइंट किसी को याद रहेगा तो भी। तो यहाँ पे बताओ, क्या इस नियम को हम यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं? हो गया? सुनो, अच्छा देखो, अगर किसी को लग रहा है कि किसी पॉइंट पे डाउट है, ये मत समझना कि हम वीडियो बना रहे हैं मतलब कि वैसे हमको यूट्यूब पे चला रहा वाला ना, इसके लिए वो मत मानना। बात ये समझो, एक बार वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस थ्योरी को अगर समझ रहे हो तो इतना समझो कि हम हमेशा मत भूलाओ, जब भी अगर कोई पूछे तो कभी मत भूलाओ। छोटा छोटा बात को अगर समझ लोगे, कैलकुलेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, हम बोल रहे हैं गारंटी के साथ कि ये सब नहीं भूलोगे। लेकिन हाँ, अभी मन लगाकर समझ लो, अभी मन लगाकर सुन लो। बात समझ कि ना आया? देखो यहाँ वाला बात डाउट है किसी को? ये वाला फिगर दिखा सकते हो? और ये वाला बात तुम लोग शुरू से पढ़े हो, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, समझा कि ना? यहाँ पे अभिलंब हो गया, यहाँ पे आपतित किरण हो गया। इन दोनों के बीच के में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम दे दिए आपतन कोण, यानी आई से डिनोट कर दिए। परावर्तित किरण अभिलंब, इन दोनों के बीच में बनेगा परावर्तन कोण। नहीं याद आएगा दिनांक में, तब परावर्तित किरण तब परावर्तन कोण, आपतित किरण आपतन कोण। याद रखने का तो कोई भी तरीका है, हिंट चाहिए याद के लिए। इसको दोनों को, इसको इंसिडेंस कहते हैं तो आई, रिफ्लेक्ट कहते हैं तो आर, खत्म। अच्छा, ये भी तो मिरर ही है, ये भी तो दर्पण ही है, तो यहाँ पर भी तो परिवर्तन हो रहा है ना, और जहां पे परिवर्तन होगा वहां पे ये घटना घट जाएगा। समझ आ रहा है कि ना? इसी को हम क्या करते हैं कि क्या यहाँ पे अभिलंब नहीं आ सकता है? बोलवा सकता है कि नहीं ला सकता है? हम क्या किए, यहाँ से विलंब ले लिए, यहाँ से विलंब ले लिए, सेंटर पर आएगा। कहाँ आएगा? सेंटर पे। ये याद आएगा, देखो ये याद आ जाएगा, जस्ट वही काम। ये आपतित किरण है, बोलो आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, यानी आई बोलोगे, बोलो तो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को है? अच्छा बाबू, ये परावर्तित किरण है, यहाँ से टकरा कर जा रही है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो परिवर्तन कोण। मन से पढ़ो पूरा, बात समझ आएगी ना? मतलब देखो यही चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ये मत समझना कि कोई नया चीज उसमें लगाए हैं। अब समझो, मैथ्स के अगर स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा मैथ्स यूज कर रहे हैं। देखो अगर दो रेखा समानांतर हो तो अगर इसके बीच में अगर कोई रेखा क्रॉस कर रही होती है तो एक रेखा कोई काटती है, तो सब लोग पढ़े हो कि ये एंगल बराबर होता है अंतः एकांतर कोण से। बोलो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अच्छा अभी तो तुम लोग शुरू में लैंग्वेज में लिखा भी था, अच्छा देखा भी था कि ये प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के समानांतर एक रेखा आ रही है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो प्रधान अक्ष के समानांतर ये है, तो तब ये फोकस से कट करेगी। तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर है और जब ये एगो रेखा यहाँ पे काट रही है ना, तो ये एंगल बराबर नहीं होगा। वही जस्ट बात है, ये आई था, ये भी क्या हो गया आई। देखो छोटा सा बात था, बात समझो, ये दोनों रेखा का है समानांतर, एगो रेखा काट रही है, तो रेखा काटेगी तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। जस्ट समझा रहा है? यही सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे, देख लो, देखो तो बनाए हैं। अब बताओ फिगर का मतलब जितना कहानी समझो, फिगर पर कहानी खत्म हो गया। मेन काम होता है लड़का को फिगर समझ लेना, फिगर में क्या काम हम किए। अब बताओ किसी को फिगर में पहले डाउट है तो डाउट नहीं होनी चाहिए। अब लैंग्वेज जब बच्चा लिखता है तो लैंग्वेज लिखता है तो वो मतलब डाउट में रहता है कि लैंग्वेज क्या लिखे। जितना तुम्हारा फिगर से लैंग्वेज तुमको जितना याद आएगा उतना ही लिखना, जितना समझ आएगा उतना ही लिखना, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए।
क्या मतलब लैंग्वेज में लिखोगे, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। प्रधान अक्ष के समानांतर AB एक रेखा आ रही है ना, AB एक किरण आ रही है जो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के फोकस से होकर गुजर रही है। काम खत्म। ये आपतन कोण हो गया ABC, आपतन कोण है ना CBF, परावर्तन कोण। ये एंगल क्यों बराबर हो गया, इस नियम से। इस नियम का नाम है अंतः एकांतर। हो गया, नाम है इसका, नाम दे देना, ठीक है। चलो फास्ट प्रूफ करके दिखा दे। देखो जितना जिसको दिक्कत आता है यही तक दिक्कत रहता है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होती है। सुनो यहाँ पे देखो, मान लेना यहाँ पे क्या है, सीपी है। सीपी का मान कितना दिया है वो, आर। वक्रता त्रिज्या लिखना चाहते हो तो लिख देना वक्रता त्रिज्या, ठीक है। लैंग्वेज समझ में आ गया, लैंग्वेज में क्या लिख देना है, फोकस दूरी एफपी, पीएफ को चाहे एफपी को, फोकस दूरी एफपी स्मॉल एफ, खत्म, ठीक है। यहां से हमने बोला ए बी सी कौन सा एंगल है, आपतन कोण, आपतन कोण एंगल ए बी सी। देखो तो ए बी सी जेने से जाकर जेने घूमते हैं वहां एंगल होता है ना। तो एक क्या है आई परावर्तन कोण सी बी ए, परावर्तन कोण एंगल सी बी ए। ध्यान से समझो, इसका नाम क्या रखें, आर। अच्छा, एक यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसी के एक बार बात लिखना था। हम मतलब लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर CP, अगर ये दोनों रेखा समानांतर है, कौन कौन रेखा, ए बी और CP क्या है, समानांतर है। AP समानांतर CP ये है, शुरू से भी हम लोग जानते हैं। हाँ AB है, AB समानांतर CP, ये रेखा पहले से समानांतर है। तो जब रेखा समानांतर होती है और जब कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एंगल ये और एंगल ये क्या होगा, बराबर होगा अंतः एकांतर कोण से। तो हाई लिखोगे तब भी ठीक, आना तो एक करके दिखाओ एंगल ABC, क्या एंगल ABC, अब बराबर है एंगल को कैसे लिखोगे, BCF या BCP। यहाँ तक जाओगे तो यहाँ तक जाओ, यहाँ तक रुकना चाहिए तक रुक जाओ, कोई डाउट नहीं है ना। एंगल बोलो तो BCF, आई दोनों का मान कितना है बाबू, आई समझ में आया कि ना। अच्छा, अगर तुम डायरेक्ट इतना ही लिख देना तब भी कोई डाउट में नहीं होने वाला नहीं है। यहाँ पे लिख देना, इसको लिख देना, कहाँ है ये दोनों बराबर क्यों हो गया, तो क्योंकि हम लिख देंगे कि AB समानांतर क्या है, CP है, इसकी वजह से हो गया। सोचने वाली कौन सी बात है, इसका नाम क्या है, तो लिख देना अंतः एकांतर। वीडियो में शो कर रहा है, बात बुझा लिया कि ना। देखो डाउट में मत रहो, तुम अपना मतलब तैयारी कर रहे हो कुछ नंबर का, इसलिए बोल रहा है। देखिए ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग परावर्तन के नियम से क्या पढ़े हुए हो, परावर्तन के नियम से क्या पढ़े हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बाबू भाई आपतन कोण है, भाई परावर्तन कोण है, ये दोनों बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे लिख दे एंगल, या लिखो परावर्तन के नियम से, बोलना वीडियो में आना चाहिए। परावर्तन के नियम से बोलो, परावर्तन के नियम से क्या पढ़े हो, ऊपर से बिठा दे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखो कितना मजा है इसमें। आपतन कोण को क्या है, एंगल ABC बराबर परावर्तन कोण CBF, यही ना है। अच्छा इसका क्या है एंगल I, इसका है एंगल
लिख सकते हो। खैर अब फिलहाल उतना कि हम लोग बात ना करेंगे, एक चीज तुम लोग को हम दिखा देते हैं, हो गया प्रूफ, थोड़ा सा का काम है। लोगों को लगता है कि कितनी हम घुमा फिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रूफ हो गया यहीं पे। हमको क्या दिखाना था, केवल ये दिखाना था कि ये दोनों बराबर एंगल है। तो ये दोनों बराबर एंगल है, कैसे बराबर है, तो हम मान लो कि इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, आई इसको इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पे सेकंड, लो करके दिखा देते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हम देख रहे हैं कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी एफ। यहाँ पे देख रहे हैं एंगल ए बी सी बराबर है सी बी एफ। ध्यान से समझो इस बात को मेरे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करो, कंपेयर करो। एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी, एलएचएस बराबर हो रहा है, तो एलएचएस बराबर तो आरएचएस क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड, इसमें का एलएचएस एंगल एबीसी, इसमें का एंगल एबीसी, तो यहाँ पे क्या आएगा सी बी एफ, यहाँ से बी सी एफ, सब एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है। एंगल सी बी एफ इधर हो गया एंगल बी सी एफ, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे बी सी एफ का मान कितना है आई, आई सी बी एफ का मान कितना है यहाँ से आर। अब तुम हमको एक बात बताओ, एंगलवा है कहाँ, इसमें तुम ढूंढो। सी बी एफ यहाँ पे बन रहा है ये ना, बन रहा है सी बी एफ, ओके। उसके बाद देखो बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, यहाँ पे बताओ ये दिखने से क्या लग रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है, दिखा। अच्छा एक त्रिभुज में देखो, इसको मिटा रहा है, इसका यूज नहीं है मेरे पास। हमेशा एक बात याद रखना, आज तक यही सारा बात नहीं समझ पाने की वजह से तुम लोग को थ्योरी कभी दिमाग में नहीं रहता है। देखो यहाँ पे वही त्रिभुज को निकाल कर दिखा रहे हैं, जस्ट जैसा त्रिभुज है वैसा निकाल दिए, ऐसा ही त्रिभुज है ना, नाम भी दिखा दे रहे हैं, ये बी नाम है, इसका सी नाम है, इसका एफ नाम है, ठीक। ये एंगल बराबर मिला दिए हैं, देखो तो ये एंगल बराबर लाए हैं ना, आर बराबर आई बराबर ला दिए हैं ना। तो कभी भी याद रखना कि किसी त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो जाए तो दो भुजा का हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब ये दोनों एंगल बराबर है, अब पकड़ना है कि जब ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज, कहीं से लिखो सी बी एफ, त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों पता चला, क्योंकि इसका दो एंगल का हो गया बराबर। किसी त्रिभुज का दो एंगल बराबर तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु का मतलब होता है कि उसका दो बाहु बराबर है, बाहु मतलब होता है भुजा, तो दो एंगल बराबर तो दो भुजा बराबर, समझा गया। अब ये पकड़ो कि इसमें दो भुजा कौन कौन बराबर होगा, दो भुजा कौन कौन बराबर होगा, सी एफ और यहाँ से एफ भी ना। अच्छा क्यों, ये भी ध्यान देना। अब मान लो कि ऐसा तुम्हारे सामने कितना सारा त्रिभुज बना सकते हैं, बोलेंगे कि ये एंगल बराबर है, तो भुजा कौन कौन बराबर होगा, ये और ये। देखो जिस साइड पे दोनों एंगल बन रहा है, इस साइड को छोड़ दो। देखो ये एक ऐसा भुजा है जो ये भी एंगल टच है, ये भी एंगल टच है ना, तो इस भुजा को क्या करना, छोड़ देना। अब बकिया जो दोनों बचेगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझा रहे मेरे। ये दोनों एंगल दिखाए तुम्हारे सामने ना, ये दोनों इस साइड पे बन रहा था ना, इसी साइड पे बन रहा था, तो इस साइड को छोड़ दो, अब बाकी ये दोनों बराबर। दूसरा एग्जांपल ले लो, मतलब देखो समझोगे तो सारा बात आसान है। कहीं भी देखो अगर ये एंगल बराबर तो कौन कौन साइड बराबर होगा, तो ये वाला साइड छोड़ो ना, क्योंकि इस पर ये बन, इस पर ये बन रहा था, ये दोनों का हो जाएगा बराबर, समझाया। तो क्या वही चीज यहाँ पे हम नहीं समझ सकते हैं, ये एंगल बराबर है तो इस साइड को छोड़ो, कौन कौन मुझे बराबर होगा, ये और ये, ठीक है। तो अगर त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसका मतलब इसका दो भुजा बराबर है, तो ये हो जाएगा अर्थात या इसलिए सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी। कोई डाउट, चलो एक तरह के इक्वेशन मान कर सेकंड माने हैं तो इसको मान लो थर्ड। छोटा सा एक काम होता है यहाँ पे, प्रूफ हो गया, छोटा सा एक काम होता है, क्या होता है, मानते हैं कि जो दर्पण का द्वारक है ये छोटा है, हम क्या किए ना कि इसको प्रूफ करने के लिए इसको मानो कि जूम करके बड़ा किए हैं, जूम करके क्या किए हैं बड़ा। हम मानते हैं कि ये दर्पण का जो चौड़ाई है ये क्या है, छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण का चौड़ाई छोटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो तो यही मेन पॉइंट है, समझ लेना। हम मानते हैं कि दर्पण का चौड़ाई क्या है, छोटा है, तो बताओगे जब इसको छोटा करोगे कोई भी चीज को, सुनिए किसी भी चीज को अगर आप छोटा करते जाओगे, ये वाला पॉइंट घसकते यहाँ पे आ जाएगा ना। होता है कि फोटो खींच लो,
आप ओकरा को जूम करोगे तो दूर भागता जाएगा। 2 पॉइंट यहाँ पे है, इसको फोटो आप खींचो, ठीक है, 2 पॉइंट को लो, फोटो खींचो, इसको जूम करो, जूम करोगे तो लगेगा कितना दूर जा रहा है, कितना दूर जा रहा है। आज जैसे नजदीक लाते हो तो लगता है ना कि एकदम नजदीकी का चीज है, एकदम पास का चीज है। बात समझ में आ रहा मेरा? तो हम मानते हैं कि दर्पण का द्वारा क्या है, छोटा है, तो ये बी वाला पॉइंट में पास आते कहाँ आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा। तो यही पे एक बात लिखा होता है, माना कि दर्पण का द्वारा क्या है, छोटा है, ठीक है, लिख देगा, माना कि दर्पण का द्वारा क्या हो, छोटा है। ऊपर से इधर अपना कैलकुलेशन देख लेना, माना कि दर्पण का द्वारा समझ में आता है, एपर्चर ऑफ मिरर छोटा है, तो क्या होगा, बिंदु बी पी के काफी नजदीक होगा, ठीक है, बिंदु बी पी के काफी नजदीक होगा। देखो अब बताओ बी पी के पास आ गया, ठीक है, यहां पे ध्यान दे दो, यहां पे 1 मिनट बस, मजाक ना वाला बात ना, मजाक ना कर रहे हैं, देखो हकीकत में, और ये बात बच्चा को नहीं समझ में आता है ना, उसको लगता है कि सचमुच थ्योरी कितना सा बड़ा होता है सब। देखो अब बी यहाँ पे आ गया, तो तुम एक हमको बात बताओ, यहां से यहां तुम एफ बी कह रहा था, अच्छा अब यही आ गया यहाँ पे, इस पी वाले पॉइंट पे बी हो गया, ये भी हो गया, तो अब यहाँ से एफ पी कहेंगे तो एफ बी कहेंगे तो बत्तिया का हो गया, अब तो बराबर हो गया ना। हम यहाँ पे खाड़ है, यहाँ पे हम खाड़ है, यहाँ पे 2 आदमी है, ए और बी, मेरा डिस्टेंस यहां से लेकर ए से नापो तो, चाहे मेरा डिस्टेंस बी से नापो तो, अब तो एक ही पॉइंट पे दोनों आदमी है, तो सेम ही डिस्टेंस रहेगा ना, समझा गया। अब वही चीजें यहाँ पे दिखा देते हैं, अर्थात लिख सकते हैं यहां से एफ बी बराबर, एफ बी कहो तो एफ पी कहो तो, अब ये दोनों बात क्या है, बराबर है। तो अब देखो यहां से, यहाँ पे देखो तो दोनों इक्वेशन में कुछ दिख रहा है कॉमन, इक्वेशन 4 मान दे, इसको केवल देखना है, ठीक है, इधर शो कर रहा है वीडियो, बोलो नो, बोलो यहाँ पर बस हल्का सा दिखा देना है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, दिखा देना ना, ठीक है। देखो यहाँ बताओ एक बात, समीकरण 3 और 4 से देखो, एफ बी के बराबर सी एफ है, एफ बी के बराबर एफ पी है, इसका मतलब कि ये दोनों का हो गया, बराबर हो गया, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, लिख दें यहाँ पे, समीकरण 3 और 4 से लिख देना, तुम लोग खुद अब समझदार हो गए हो, 3 और 4 से लो, यहाँ से एफ बी कॉमन हो गया, यहाँ से हो गया सी एफ बराबर एफ पी, है कहाँ सी एफ यहाँ पे है, एफ पी यहाँ पे है। अब सब लोग एक सेंस लगा हमको बता दोगे, सी एफ पी बराबर हो गया है, ठीक है, साफ साफ दिखा देते हैं, सी एफ और एफ पी क्या हो गया है, बराबर। एक हमको बात बताओ तो, एक मान लो डंडा है, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे मान लो कि पी है, यहाँ पे एफ है, अगर ये डंडा इतना वाला एरिया, इतना वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, इसका मतलब तुम लोग क्या समझा है, एफ कहाँ होगा, एकदम बीच में है, तो बिल्कुल इधर का बराबर है, एकदम बीच में से तोड़ा गया होकर को, बात समझ रही ना, इसका मतलब कि एफ जो है एकदम बीच में है, तो भाई यहाँ वाला वैल्यू का हुआ है, बराबर हुआ है। तो इस पॉइंट से तुमको क्या दिखाई पड़ा, क्या पता चला कि एफ जो है सीपी का एकदम बीच में है, समझा रहे तुम लोग बात, और इससे जो पॉइंट निकल रहा है यही निकल रहा है, तब तुम लोग लिख सकते हो कि बिंदु ए सीपी का क्या है बाबू, मध्य बिंदु है, ठीक है, समझा कि ना, सीपीए का मध्य बिंदु है बाबू, सीपीए का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु है तो बताओ, तो मध्य बिंदु के लिए एक छोटा सा बात लिख सकते हो, या तो कहो सी एफ, नहीं तो कहो एफ पी, ठीक है, नहीं तो सीपी, टोटल सीपी अब बटा 2, बहुत लोग को ये बतिया समझ में ना आता, एक मिनट आगे जाता मत बढ़ो, सीपी बटा 2 क्यों लिखे, 2 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का क्या कर देना, आधा कर देना, तो इतना बड़ा का डंडा है, इसको आधा करना होगा तो क्या करोगे, 2 से भाग लगाओगे, हैं, तो 2 से भाग लगाओ, तो इसका जस्ट बीच में ये फैये है, एक एक बार सीपी बटा 2 करेंगे, तो ये फिर पॉइंट मिलेगा, आधा वाला पॉइंट मिलेगा, सीपी बटा 2। अब ज्यादा क्या करना है इसमें, वीडियो बताओ, दिखाई दे रहा है, सो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, तो लोग यहाँ दिखा देते हैं, क्या निकला, यहाँ से देखो सी एफ बराबर एफ पी बराबर सी पी बटा 2, यहाँ से बताओ एफ पी का मान बताओ तो कितना है, एफ पी का मान स्मॉल एफ,
ठीक है। अब CF मत खोजने लगना लो, जितना काम उतने से काम रखा जाता है। CP का मान यहाँ से यहाँ तक 8 और नीचे क्या है 2। आइए ना प्रूफ करना होता है।